Do you feel the vibes? और उसके बाद फिर हमारी टीम का एक हिस्सा बन गए। हमारे साथ रहते रहते पहले तो एज ए एक्टर उन्होंने काम किया, उसके बाद क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसे घर में उनको पैदा किया था कि जहां रगों में खून की बजाय स्याही दौड़ती है, जिनके वालिद मोहतरम बहुत ही नामवर सहाफ़ी हैं। वालदा अल्हम्दुलिल्लाह टीचर के फ़राइज़ अंजाम देती थी। बड़ा काबिल, बड़ा पढ़ा लिखा घराना था, इसलिए खून में भी वो चीज़ें उनके शामिल थी और बहुत ही पावरफुल राइटर थे, बहुत अच्छा लिखते थे। हमारे साथ रहते रहते फिर अलग अलग स्क्रिप्ट उन्होंने लिखना शुरू की। कुछ उनके ड्रामे हमने प्ले भी किए। काफ़ी अरसे तक मालेगांव शहर को उन्होंने उर्दू एकेडमी के जो महाराष्ट्र लेवल पर शोलापुर, पुणे या मुंबई में जो ड्रामे होते थे, मालेगांव शहर को उन्होंने रिप्रेजेंट कई बार किया। उनके लिखे हुए ड्रामे वहां पर पेश हुए, जहां बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां भी आकर के एक तमाशाई की सूरत में आम लोगों के साथ बैठा करती थी और फरूक जाफरी साहब के ड्रामे उस वक्त वहां पर किए जाते थे। उनका एक ड्रामा डोमिनी बड़ा मशहूर हुआ, बहुत ही सराहा गया। उसके बाद एक 31 जनवरी एक ड्रामा था उनका, वो भी बड़ा मशहूर हुआ। एक मादरी जबान में उनका ड्रामा था जो मालेगांव के लोकल हमारी अपनी जबान है, यहाँ के लोकल मसाइल को पेश किया था उन्होंने। ये पंचायत चालू है, बाद में उसका कुछ खानदेशी वर्जन करके उसका एक टाइटल भी बनाया गया। तो अलग अलग तरीके से उनके कई रंग जो है धीरे धीरे सामने आने लगे। तब ड्रामों का दौर था, तब भी वो अपनी एक अलग ही हैसियत रखते थे। बाद में जब फिल्में बनने लगी और यही जो ग्रुप जो ड्रामे में एक्टिव था, बाद में यही ग्रुप जो है फिल्मों में एक्टिव हुआ और फरूक साहब उसका हिस्सा भी बने। कई एक उनके हाथों स्क्रिप्ट लिखी गई, कई फिल्मों के उन्होंने डायलॉग भी लिखे, स्क्रीन प्ले लिखे, जिसमें मालेगांव की शोले, शान शामिल है। और भी कई टाइटल्स हैं। अपराजित उनका अपना टाइटल था, मालेगांव की लगान। ऐसे अनगिनत टाइटल जो है उन्होंने लिखे। अफसाना निगारी में भी उनका एक अपना अलग मकाम था। हमेशा हमारे यहाँ जो महाना नशिस्त होती है, वो महाना नशिस्त में अक्सर वो जाया करते थे और अपनी तख्लीक को पेश किया करते थे। काफी अरसा पहले मुजीब खान साहब जो के आइडिया ग्रुप है ड्रामे का मुंबई का, वहां भी इन्होंने एज ए असिस्टेंट कुछ अरसा उनके साथ काम किया। बकौल मुजीब साहब के खूबरू नौजवान मेरे सामने आया। आज मैंने उनकी कमेंट हमारे ग्रुप में आई तो मैंने देखा कि बड़ा खूबसूरत सा वो नौजवान था और ऐसा लगता था कि एक मस्त मौला है। और उनमें ये मस्ती इसलिए थी कि उनको अपने कलम पर कॉन्फिडेंस था। उनकी इस शख्सियत को से मैं बहुत मुतासिर हुआ और बाद में मैंने उनको मुंबई बुलाया। वो मुंबई भी गए मुजीब खान साहब के पास और कुछ टीवी सीरियल वगैरह में भी उनको मौका मिला। फारूक साहब बड़ी अजीब सी एक शख्सियत थी उनकी। बेलाग अपनी बात कहते थे, एकदम मुंह पर कहने वाले, कभी भी दिल में किसी के कुछ रखना नहीं, जो कहना है मुंह पे डायरेक्टली कह दिया करते थे। शायद ये वजह थी कि कभी लोगों को पसंद भी आती थी, कभी नहीं भी पसंद आती थी, मगर वो शख्सियत ऐसी थी कि अपनी बात पड़ी रहती थी। शायद जो सहाफत का जो खून उनके अंदर दौड़ रहा था, कुछ उसका भी असर था कि बेलाग अपनी बात कहते थे। चापलूसी पसंद नहीं थी, चापलूसी करते भी नहीं थे, चापलूसी सुनना भी पसंद नहीं करते थे। जो कहना हो एकदम डायरेक्टली मुंह पर कह देते थे। उसके असरात क्या होंगे नहीं होंगे कभी उसकी उनको कोई फिक्र नहीं थी। उसके बाद कुछ थोड़ा सा सियासत से उनका कुछ झुकाव हुआ तो फिर एक ऐसे लीडर के पनाह में गए कि जो भी कुछ ऐसी फितरत के थे। निहाल साहब काफी अर्सा जनता दल से भी वो मुंसलिक रहे और बहुत ज्यादा करीबी उनका रिश्ता रहा। बहरहाल बड़ी एक बहुरंगी शख्सियत थी और आज वो शख्सियत हमारे बीच नहीं रही। अफसोस सिर्फ मुझे इस बात का है कि जब मैं
हमारे जो संगी साथी इस फील्ड में, चाहे वो ड्रामों में हो, फिल्मों में हो, वो जब चले और उनमें से बहुत सारे चेहरों को कुछ कामयाबियां मिल गई, कुछ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए। और मैंने देखा कि फरूक साहब हमेशा एक स्ट्रगल, उनकी जिंदगी पूरी जो जद्दोजहद में रही, कुछ ड्रामे उन्होंने किए। आज के दौर में ड्रामा करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 2, 4, 5, 10 लोग ही आकर के देखते थे, मगर एक जुनून था। तो कहीं ना कहीं एक कसक रहती कि अगर वो शख्स कहीं एक बड़ा 2, 4 फुल शो हमने उस शख्स के देख लिए होते हैं, कहीं एक जगह पर उस शख्स को कामयाबी के रूप में देख लिया होता या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देख लिया होता, तो शायद दिल में वो कसक बाकी नहीं रहती। मगर बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर है, खुदा पाक ने बहुत जल्दी अपने पास उनको बुला लिया। बस अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगा कि हम जिंदगी में दिन के उजाले में तो पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं, मगर रात के अंधेरे में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी नेकियां खुदा पाक हमसे ले लेता है जिसका हम शुमार भी नहीं कर सकते। मैं खुदा पाक से फरूक जाफरी की उन्हीं नेकियों का वास्ता देकर उसके हबीब के सदके में खुदा पाक से दुआ गो हूँ कि हमारे इस अजीज दोस्त के तमाम गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनकी मगफिरत करे। आप सब यहाँ पर आए हैं, बड़ी खुशी है कि इस छोटी सी ताज़ियती नशिस्त में हर एक ने अपनी जिम्मेदारी दी है। एक्चुअल मॉलीवुड हो या मालेगांव के अफसाना निगार हो, ड्रामा निगार हो, हमारा आपस में रिश्ता इतना मजबूत है कि जब भी कोई हालात होते हैं हमारे दोस्तों पर, तो हम हमेशा इकट्ठा हो जाते हैं। और आज ये आप लोगों की मौजूदगी उसका सबूत है। हर फील्ड से जुड़ी हुई कुछ शख्सियात यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें, मौसूल के ताल्लुक से कुछ ताज़ियती कलमात अदा करें। ठीक है, मैं मंसूर भाई को। जिंदगी इंसान की है मानिंद मुर्गे खुश नवा, साख पर बैठा किसी दम चहचहाया उड़ गया। लाई हयात आई आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। आए अशाक गए वादे फरदा लेकर, ढूंढ अब उनको चरागे रुके जैबा लेकर। मेरी थकन के हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरी छाले बदलते रहती है। जिंदगी मैं तुझे कब तक बचा के रखूंगा, मौत रोज निवाले बदलती रहती है। दोस्तों, कल मरहूम फरूक जाफरी, इसे मरहूम कहते हुए अभी दिल कबूल नहीं कर रहा है, कल उनके विसाल के बाद, उनकी तदफीन के बाद अकरम भाई, मुश्ताक भाई, रियाज भाई, सब लोगों के मशवरे से ये बात तय पाई कि आज फेमस नसीब हाल में एक ताज़ियती नसीब तो रखी जाए, जिसका सोशल मीडिया के जरिए तस्वीर की गई, उनको दावत खाना दिया जाए। आप सभी लोग आए, इसके लिए हम मशकूर हैं। मैं चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम को बाकायदा शुरू कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि आज की इस ताज़ियती नशिस्त की सदारत जनाब शेख हमीद साहब, बेहतरीन नस्लगार, मैं उनसे गुजारिश करूंगा और तमाम हजरात की जानिब से उसकी तारीफ भी रखता हूँ कि आप आ जाए तो इसके बाद से बात शुरू करें। तालीम नहीं दिया जाए। आइए हमीद साहब, दूसरे साथियों उनसे गुजारिश करूंगा कि अब्दुल लतीफ जाफरी साहब की उनसे इम्तियाज सलील साहब आ जाइए सर, प्लीज आ जाइए। इम्तियाज सलील नशिस्त में ताज़ियती कलमात अदा करने के लिए सबसे पहले मैं नसरी अदब से मुंसलिक जनाब रिजवान रब्बानी साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी बात अदा करें। वाहिद अंसारी साहब प्लीज वाहिद भाई आ जाइए। ये मेरा सुख मैं महसूस करता हूँ। रिजवान रब्बानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आज की इस ताज़ियती नशिस्त में अपने ताज़ियती कलमात अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़म, मरहूम फरूक जाफरी साहब को मरहूम कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। इंतकाल से एक रोज कम हजार गोली खान डॉक्टर के बाहर उनसे मेरी नजरों से गुफ्तगू हुई
और मैंने गाड़ी चलाते हुए नजर ही नजर में उनसे खैरियत दरियाफ्त की और उन्होंने मुस्कुरा कर, उस मुस्कुराहट को मैं भूल नहीं पा रहा हूं, उन्होंने मुस्कुरा कर मुझको बस इतना ही कहा कि ठीक है, और मैं आगे बढ़ गया। मुझे लगा कि मामूल के मुताबिक सर्दी खांसी कुछ मामला के लिए दवा लेने खान डॉक्टर के पास आए हुए हैं और बात आई गई हो गई। ये तो एकदम एक रोज पहले का वाकया है। और एक हफ्ता पहले भी उनसे मुलाकात हुई स्टेट बैंक के बाहर। अलीम ताहिर यहाँ मौजूद है, अलीम ताहिर साहब के साथ वो वहां मौजूद थे और मैं लाइन में लगा हुआ था। और चूंकि हर मौके पर एक अजीब सी शख्सियत लिए हुए हूं मैं, मुझसे जो भी मिलता है वो चाहता है कि कुछ हंस लिया जाए, कुछ बोल लिया जाए। और वही वाकया वहां पर भी हुआ कि अलीम ताहिर ने आकर मेरी आंखों को मूंद लिया पीछे से और मैं हैरान परेशान कि यार मैं एक लेक्चरार हूं, इन किए हुए यहाँ पर काम के लिए खड़ा हूं और ये कौन बदतमीज है। लेकिन फौरन ही अलीम ताहिर साहब ने कहा कि अरे मैं एकदम अचंभे में पड़ गया कि सामने फरूक जाफरी भी मौजूद था और तीनों ने खूब दिल खोलकर हंसा वहां पर। और हंसने के बाद फरूक जाफरी साहब का कहना यह था कि अरे हमारा भाई है, ये बुरा नहीं मानता किसी बात का। ये उसकी कुशादत दिली। ये एक हफ्ता रोज कबल की वाकयात, ये दो वाकयात मैं यकीनन जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। फरूक जाफरी साहब बचपन के रफीक रहे हैं, मैं बचपन यानी वो तो काफी उम्र में मुझसे बड़े भाई हैं, वो बड़े भाई थे। मैं उनके घर पर, उनके पुराने घर पर जब बहुत छोटा था मैं जाया करता था मेरी वालदा मुहतरमा के साथ और मेरे घरेलू मरासिम थे। मेरी वालदा और फरूक जाफरी साहब मरहूम, उनकी वालदा एक ही स्टाफ में दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम दिया करती थी। इस वास्ते से काफी हम लोगों का सलाम कलाम था, मोहब्बतें थी। लतीफ जाफरी साहब आज भी कहीं पर सड़क पर मिल जाते हैं तो बराबर रुककर मुझसे गुफ्तगू करते हैं, मैं सलाम करता हूं, वो बात करते हैं। एक अजीब, यानी क्या मैं बोलूं कि एक हंसता खेलता नौजवान, एक हमारा दोस्त, एक हमारा भाई हमसे जुदा हो गया। मैंने ऐसे ही वाकयात की बुनियाद पर यह कहा है कि 2020 जो है, मैं बार बार अपने तमाम दोस्तों से, अपने तमाम खैरख्वाहों से, अपने तमाम मरासिम वालों से बिल्कुल ये जिक्र करता हूं कि 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। बिल्कुल भी किसी से भी हम कतई ताल्लुक ना करें, बिल्कुल भी किसी से हम, जो सामने वाला कुछ भी हमसे कल गुजर जाए, कितना भी हमसे हमारे साथ गलत करे, लेकिन हमें बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं है। हमें उसकी सारी गलतियों को बर्दाश्त करना है, हमें सब झेल लेना है, लेकिन उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि कब कौन हमें छोड़कर चले जाए, ये फरूक जाफरी साहब जो है वो हमें सिखा कर गए हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला गरीब रहमत करे, उनके सय्यात व हसनात से मुबद्दल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और घर वालों को, अहले खाना को, खास तौर से वालिद मोहतरम को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया दोस्तों, फरूक जाफरी हमा औसाफ की एक अंजुमन थे। मालियम, सहाफत, सियासत, समाजियात, नस्ल और अदब की तमाम असनाफ पर उनकी कहीं ना कहीं दस्तरस थी। और ये महफिल में जो लोग बैठे हुए ये मुख्तलिफ असनाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें मालियम के लोग भी हैं। मैं नसरी अदब से अहमद नईम से गुजारिश करूँगा कि आज की नसीहत में अपनी बात रखें। फरूक भाई से मेरा बहुत याराना था, लेकिन आज तमाम जो उनके दोस्त हैं शुरू से, जो बचपन से उनके साथ रह रहे हैं, वो तो खैर बात बताएंगे। मैं फिक्सन के हवाले से बात करूंगा। फरूक भाई बहुत कम जिंदगी में, बहुत ही कम उम्र में उसने तमाम किरदार के लिए, उसकी कहानियों में सुर्ब नजरियात मिलते थे। वो इस समाज को बहुत हकारत से देखा करता था और इस हकारत को वो सफेद किताब पे थोप देता था। ये हमें उसकी कहानियों से नजर आता है। किसी भी आदमी का मरना अहम नहीं होता, उसका जीना अहम होता है। और उसने जी और पूरी जिंदगी उसने जब तक भी रहा अपने हिसाब से दुनिया से कट कर और उनके दरमियान रहा और वो फुल अपने मते में जिंदगी गुजार कर गया। उसकी कहानियों के अंदर जहां
आम छोटे आदमी देगर तबकात के लोग नजर आते हैं, वहीं पे वो मजहब का भी चोट किया करता था, जो उसके सुर्ख नजरियात से मेल खाते थे और आखिरी तक वो अपने नजरियात पर कायम रहा। डॉक्टर अनीस गोस्तानी साहब शेर सुगन की महफिल से बोले। इरशाद अंजुम साहब से गुजारिश करूंगा कि महफिल शेर सुगन से आप बोले। बाद में बार हुए 2 बात रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चूंकि फरूक जाफरी साहब के वालिद गिरामी और उनके फर्जंद यहाँ पर आए, मैंने अपनी बात इनकी गैर मौजूदगी में रखी थी। तमाम अहबाब अपने साथ गुजरे हुए लम्हों को बयान कर रहे हैं। फरूक जाफरी साहब से मेरी बहुत कम मुलाकातें हुई, लेकिन जब भी मुलाकात हुई तो एक बच्चे के लिए जो शफकत होती है, चूंकि उनके मरासिम मेरे वालिद गिरामी से बहुत अच्छे थे, तो हमेशा बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ, हालांकि हमारा बचपन गुजरा है मछली बाजार में, और वो ज़माना था फरूक साहब का कि जब वो सूट बूट में वजाहत पसंदी के साथ आदर्श पर बैठे रहते थे, तो उस वक्त हमारा बचपना था, तो हम लोग ये सोचते थे कि यार क्या खूबसूरत खूबरू नौजवान है और क्या बारोब शख्सियत है, इसके तो करीब भी नहीं जाना चाहिए, वरना कब डांट दे। बचपन की सोच थी हमारी, कब डांट दे क्या बोल दे। लेकिन वो दिन गुजरे और जब फरूक साहब से मुलाकात होने लगी तो तब पता चला कि एक खूबरू शख्स बारोब चेहरे के पीछे एक बहुत नर्म दिल इंसान छुपा हुआ है। अल्लाह पाक करी के रहमत करे, खरबत खरबत जन्नत नसीब करे। उनके घर के तमाम जितने भी लोग हैं, उनके घर के तमाम लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है मर जाना पड़ता है। यही जिंदगी के शब रोज के साथ लगा हुआ है। अल्लाह पाक उनके फर्जंद यहाँ पर आए हुए हैं, उनके दादा हैं, उनके वालिद साहब यानी उस फर्जंद के दादा बैठे हुए हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ये जो खला है फरूक साहब का, एक अंजुमन थे, तो उनके बच्चे की शक्ल चाल सर से गुजारिश करूँगा कि फरूक के ऊपर अपने ताजुदी का मादा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह
وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. बहुत बोलने वाले, बहुत लिखने वाले, हर तरह के लोग इस नशिस्त में मौजूद हैं। ऐसे ही लोगों का मजमा भी है, लेकिन शायद ऐसे ही कुछ लम्हात आते हैं, कुछ मौके ऐसे होते हैं कि हम जैसे बोलने वाले, लिखने वाले, हमारे पास से लफ्ज़ों का काल नहीं होता है, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ लफ्ज़ हमारे आसपास मौजूद नहीं होते, लफ्ज़ साथ छोड़ जाते हैं। इंसान कहना बहुत कुछ चाहता है, बोलना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन शायद हमारे सामने उनके वालिद मोहतरम हैं, उनका बच्चा बैठा हुआ है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि मरने वाले की खूबियाँ बयान करना ही है। हमारे साथ जो उनके एहसन मामलात रहे, उन नेकियों का तस्करा होना ही चाहिए। इस हवाले से मैं एक बात कहूँगा, अपनी बात मुकम्मल करूँगा। बकरीद से कुछ रोज़ पहले, शायद 5 या 6 रोज़ पहले, फारूक भाई का रात में मुझे फ़ोन आया। उन पर वो कहने लगे कि बहुत खुशगवार मूड में रहते, अच्छे उसमें, तो वो अक्सर मुझे सरा कहकर बुलाते थे। सरा बोले कहाँ आए थे? यार मैं यहाँ यूनिक अंकल के पास हूँ। यार बोले कोई परेशानी है तुझे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर बोले तुम बहुत किसी बात को लेकर परेशान है। बोला ऐसा तुमको क्यों लगा? मैं कुछ ऐसी बात किसी को बोला तो नहीं, क्योंकि मेरे अपने महसूसात थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं किसी से, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा, ना किसी से कुछ इल्म हुआ है। मैं परेशान तो हूँ, क्योंकि बड़ी आपा जो मेरी स्वास्थ्य में एडमिट है और मैं 2 रोज से उसी में परेशान हूँ। फौरन बाइक लेकर वो वहाँ पहुँचे और जो क़यादत वगैरह करनी थी उन्होंने की। बताने का मतलब ये था कि कुछ ऐसा ताल्लुक था जो बयान करने में शायद ना आ पाए, जो लफ्ज़ों में मैं उसे डाल नहीं सकूँगा। बहुत तवील अरसे का ताल्लुक रहा, बहुत सारे मामला, बहुत सारा अच्छा बुरा वक्त हर तरीके का साथ में गुजरा। खुशियाँ भी रही, दुख भी रहे, गम भी रहे, लेकिन मैंने हमेशा उनको हर जगह पामर्दी से हालात का मुकाबला करते देखा। कभी पीछे हटते, कभी कमज़ोर पड़ते किसी मामले में। फारूक भाई को मैंने नहीं देखा। खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी उन्होंने हमेशा उसी हौसले का मुजाहरा की, जिसे मान लिया उसके लिए हर वक्त, हर लम्हा वो उसके बाजू में नजर आए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फारूक भाई की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके वालिद मोहतरम हैं, उनके अहले खाना है, उनके बच्चे हैं, बीवी है, हर किसी को अल्लाह सब्र की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मालिक की तरफ से अकरम खान भी बोलना चाहते थे। ये अकरम खान चाइल्डहुड फ्रेंड है फारूक जाफरी के। अकरम खान सऊदी से जब वापस आए थे, हम उनके स्टूडियो पर रहा करते थे। जाफरी साहब सामनामा में लिखा करते थे, फारूक वहीं आया करता था। वहीं उन लोगों की जान पहचान हुई और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। हामिद सुबानी, शकील पीटर और ये सब लोग इकट्ठा हुए और ड्रामे की बीच से लोग आगे बढ़े। मैं भी कहीं ना कहीं से इन लोगों के साथ शामिल था। अकरम से मैंने गुजारिश की कि आप कुछ बोलोगे तो मैं महसूस कर सकता हूँ उसने इनकार क्यों कर दिया कि उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार, वापस तू आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार कि अल्लाह वारियाँ टूटे यारियाँ फिर से मिला देंगे। दोस्तों, अकरम खान के जज्बात मैंने बयान कर दिए। मैं मुश्ताक अहमद मुश्ताक से चाहता हूँ कि अपनी बात रखिए कि खून में जहर है, नखवत है खजाना मेरा। खून में जहर है, नखवत है खजाना मेरा। खौफ तकदीर मेरी, मौत जमाना मेरा। आज ख्वाहिश है कि ये शहर जला कर देखूं, आग आवाज है, शोला है तराना मेरा। फारूक की यही तर्जुमानी थी। मैं मुश्ताक से गुजारिश करूँगा अपनी बात रखें। उनके खानवादे में एक बुजुर्ग थे लतीफ़ जाफरी, जो बॉम्बे में कई लोग ऐसे थे जो उनके करावतदारों में थे, दोस्तों में थे। वहाँ पर भी गए। हसन कमाल के यहाँ इन्होंने उर्दू टाइम्स का मेरे ख्याल से, वहाँ पर भी फारूक भाई गए और हसन कमाल की मायत में वहाँ पर एक अखबार उर्दू टाइम्स में मेरे ख्याल
के हम सामीन के अलावा उमैदीन भी अपनी बात रखें ताकि हम अपने असातिज़ा को भी सुन सकें। उससे पहले अकरम भाई इजाज़त दो तो मैं अपनी दो बात रखूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, कि जो वाक़या है जादू बयानी के बाद है, हाँ मरकजी ख्याल कहानी के बाद है, और कश्ती से कूद जाए मगर जाएंगे कहाँ, एक दूसरी ज़मीन भी पानी के बाद। दोस्तों, लतीफ़ जाफरी साहब, मैं चुनाभट्टी पर रहता था। लतीफ़ जाफरी साहब का आबाई मकान वही है। इनके भाई मजीद कौसर साहब भी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के बहुत अहम रुकन थे। इनकी पहली शरीक हयात भी वहीं थी। फरोख को बहुत नसीहत थी हमारे महल्ले से। जाफरी साहब जब बचपन में आया करते थे तो ये 4 लोग ऐसे थे कि इनकी वजहदारी, इनकी वजाहत के मुकीम हजरत भी चुनाभट्टी पर आया करते थे। आज एहतसाम भाई बैठे हुए, मैं उनके चेहरे को देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे हो कि मुकीम हजरत लतीफ़ जाफरी साहब, सुल्तान सुबहानी साहब और अरशद मीना नकवी, इन लोगों का मोहल्ले में आना हुआ करता था। तो अलीम हम लोगों के मोहल्ले में मुशायरा पड़ता था, बहुत 30 एक पहले की बात। और वो जब जाफरी साहब के साथ आता था तो उसमें कौसर आपा का हुस्न था और जाफरी साहब का गठीलापन था। मैं उसकी किस्मत पर रस उतरता था। मेरी और फरोख की दोस्ती खैर अंदेज से हुई। वो कलमी दोस्ती लिखा करता था और मैं अखबार जर्री लिखा करता था। ये तीसरी या चौथी की बात थी। ऐसे हम लोगों के मरासिम हुए और मैं रस को करता था कि अब मैं मेरा सपना बनना कुछ लिखने वाला बनूँ। और जाफरी साहब को तो हम लोग शुरू से अमिताभ मानते हैं, राइटिंग की दुनिया का बॉस। तो मैं फरोख की किस्मत पर रस को करता था, क्या कितने आसुदा हाल खानदान से ताल्लुक रखता है और क्या उसमें जमाल दिया है मालिक ने, और कितनी मीरास है उसके पास में कि उसके खून में शामिल था। फिर अकरम आया, नफीस, शकील भारती, बाद में आसिफ अलबेला भी आए, हामिद आया, शफीक आया। एक ऐसा हल्का बना। तो मैं ड्रामा ऑर्गेनाइजर था, ये अंकुश वाले बैठे हुए, हम लोग म्यूजिशियन थे। महेंद्र भाई चले गए, उनके लिए श्रद्धांजलि। तो मैं ड्रामे का प्रोग्राम करता था, ये लोग उसमें पार्टिसिपेट हुआ करते। यहीं से सब लोगों का सफर शुरू हुआ कि बस एक कदम उठा था गलत राह शौक पर, और मंजिल तमाम उम्र हमें झूमती रही कि एक कोठी की खातिर के कमरे की खातिर राजवाड़ा छोड़ा है। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। बहुत तकलीफ उठाया, अकरम जानता है कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज है उस रम्ज का मारा हुआ जहन, मुज़दए इशरतों अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं। फरोख में मैं देखता था कि सादत का चिड़चिड़ापन भी था और मंटो की अवासी भी थी, जौन की सबाहत भी थी, मैसर का दीवानापन भी था। कुछ बातें मुझ में, मुश्ताक में और फरोख में मुश्तरक थी, मगर इनमें सबसे खराब सबाहत मेरी थी कि मुझको कम उम्री से ही गुर्बत की वजह से मैं तरासन भरता था, जो भी अकरम लोग जानते हैं। तो फरोख मेरा हमेशा महासिब रहा, ये हमेशा मेरा महासिब रहा। ये हमेशा मुझको बोलता था कि यार तुम बीड़ी पीते हो, तुम शौक करते हो। मगर बाद में एक दौर आया कि जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते। अल्लाह ने जिगर पैदा किया, गालिब को पैदा किया, उनके अवसाफ अमीदा में अल्लाह ताला से दुआ किया हूँ रब्बे करीम फरोख की सैयाद को दरगुजर। फरोख जाफरी में जितने रंग थे, गालबन यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब फरोख के बहुत ही अजीज और करीबी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके जितने रंग थे सब लोग एक एक रंग से वाकिफ हैं कि फरोख के अंदर कितने रंग थे। मेरा उसका रिश्ता अलग रहा है, ये मुश्ताक वगैरह जानते हैं। बहुत अजीब मिजाज का आदमी था वो। शकील शाह का शेर है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ये मिजाज था उसका, साफ बोल दिया करता था। और शायद इसी वजह से उसके मेरे कुछ मरासिम और ताल्लुकात रहे। और उसकी मेरी कुर्बत बहुत ज़्यादा इसलिए रही कि वो वाहिद भैया के अलावा कभी बोलता नहीं था और उस्ताद ही बोला करता था मुझे। मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे उस्ताद ही बोलता था। हालांकि मैंने
उसके लिए कुछ भी नहीं किया कि वो मुझे उस्ताद बोले, लेकिन ये उसका बड़ापन था कि मुझे उस्ताद बोलता था। मैं जैसे अकरम ने इनकार किया कि मैं नहीं बोलूँगा, तो मैं भी इनकार कर सकता था, लेकिन मुझे एक बात यहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आ गया। 1 महीना हुआ है मेरे ख्याल से, या 1.5 महीना हुआ होगा। लॉकडाउन में हम लोग गौसिया मस्जिद के पास बैठा करते थे, नूरी टावर के पास। दरमियान में एक मुलाकात हुई, वो तो मस्त मौला था, वो भटकता रहता था, लेकिन एक बार तब मुलाकात हो गई तो एक सलाम दुआ, तो मेरे बेटो चाय पियो। तो पूछने लगा कि आजकल कहाँ बैठ रहे हो, तो मैंने कहा यहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि मैं रहने उधर चला गया हूँ। तो फिर वो उस दिन से 2-3 मरतबा आया, हम लोगों के पास बैठा, सलाम दुआ, खैर खैरियत। एक दिन जाहिद गुलबूटे आ गया, बात चलने लगी, तो बता रहा था वो कि उसके कोई अफसाने की या ड्रामे की कोई किताब एकेडमी के मार्फत शायद छपने वाली है, उसके उसी सिलसिले में वो शायद तबोदो कर रहा था, दौड़ भाग कर रहा था। वो मुश्ताक ने बहुत अच्छा बोला कि वो रोज़ ख्वाब बुनता था। हाँ, रोज़ ख्वाब बुनता था, लेकिन फ़रोग का सबसे बड़ा मसला यह था कि वो हर दूसरे आदमी को मददगार और ख़रीदार समझ लेता था। बहुत बड़ी अपना घर वो जो बताता था कि मैंने ये लिखा, मैंने ये किया, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, तो वो हर दूसरे आदमी को अपना मददगार और ख़रीदार समझ लेता था। वो अपना फन नहीं बेचना चाहता था, वो अपना कर्म बेचने के लिए निकलता था, अपना कर्म बेचने के लिए निकलता था। तो किताब के सिलसिले में बात हुई, तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये अभी बज़्म है ना, ये कुछ मुनफरिद अलग बैठे हैं, कुछ एक साथ बैठे हैं बज़्म, यहाँ सब एक जैसे हैं। लेकिन इसमें से एक शख्स को उठा के अगर किसी रोड पर गली में अगर बैठा दिया जाए या एक होने, तो 150 लोग उसकी तरफ देख के बात करने लगते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं इतनी इस शख्सियत के मालिक हैं सब लोग, है ना, सब अपनी अपनी जगह एक शख्सियत है। तो फ़रोग का को किताब के सिलसिले में कोई बात कर रहा था वो, तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है सारे लोगों से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर उसका कुछ ऐसा काम रहा हो कि कोई किताब छापना है या मजमुआ छापना है या कोई काम करना चाहता था, और जो हम लोगों के लिए आसानी हो तो हम लोग उसको कर सकते हैं, है ना। फ़रोग तो हमारे लिए खैर तो अच्छा दोस्त, हम कुछ और उसके जाने के बाद तो सिवाय दुआ के हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ख्वाब उसका रहा हो जो हम दोस्तों के दरमियान हो या हमारे सामने हो कि उसने ये बात बोला था या ये सोच रहा था, तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सारे लोग, मतलब कुछ मुखालिफिन भी हैं उसके सच बोलने की वजह से, है ना। इस शहर में सब लोग तुम्हारे तो नहीं हैं, ढूंढोगे तो कुछ लोग हमारे भी मिलेंगे। तो ये हमारे जो बैठे हैं और जो लोग नहीं आए हैं उनसे भी गुजारिश है कि अगर फ़रोग से कोई गलती हो गई तो अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दें, और अगर उसका कोई मकसद रहा हो तो उसमें सर जोड़ के ये जो फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोग अफसाना कमेटी के जो लोग हैं, अफसाना निगार जो लोग, जिनसे गुजारिश है कि एक मरतबा बैठ के उसके ऊपर गौर करना, अगर कोई काम हो उसका तो हम सब लोग मिल के, सबसे पहली पहल मैं करूँगा, जिस चीज़ में बोलोगे, पैसे में, मेहनत में, है ना, पहली पहल मैं करूँगा, और उसका अगर कोई काम रहा हो तो उसको तकमील तक पहुँचाने के लिए आप सारे लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बस सिर्फ मेरा इतना मकसद था बोलना। वैसे फ़रोग के बारे में तो ये जो करीबी लोग हैं जिनके साथ उसकी उम्र गुजरी है, जिसका वो रोज़ जिसके साथ गुजरे हैं, वो लोग उसके साथ उसके लिए बेहतर बता सकते हैं। दरअसल ये ऐसी महफिल है कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातों का तज़किरा हो कि हम सब ये महसूस कर सकें कि हम सबों के दरमियान से एक ऐसा शख्स उठकर चला गया जिसके मजबूत बदन में एक बहुत ही नर्म दिल था। इरशाद अंजुम साहब ने जहाँ से अपनी बात शुरू की थी, मैं भी वहीं से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि फ़रोग भाई तो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटे थे, हम लोग सिटी कॉलेज में थे, कुछ गीत संगीत का मामला था, तो उनके अंदर जो जज्बा था गानों को लेकर, वहाँ हम लोग बैठ के अक्सर कुछ डिस्कशन किया करते थे। उस वक्त रीगल म्यूज़िकल के वो मेरे ख्याल से राजू भाई करके थे, वो आया करते थे। फिर वहाँ से उनसे कुछ मरासिम हुए और उनकी वही शख्सियत कि जो हम लोग उनको रेनबो कहते थे, और
न सिर्फ हम लोग कहते थे बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वैसी वजाहत अता की थी। एक खूबरू शख्सियत, बहुत ही स्मार्ट। तो ये थे फ़रोग भाई, जो न सिर्फ ज़ाहिरी तौर से खूबसूरत थे बल्कि उनकी कुछ बातें ऐसी थी, उनके कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसे थे, उनके कुछ मामलात ऐसे थे, तो साबित ये होता है कि वो बातनी तौर से भी बहुत खूबसूरत थे। ठीक है, बहुत सारे वजूहात की बिना पर बाज़ लोगों में क़ुव्वत इरादी कमज़ोर पड़ जाती है और बाज़ लोगों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने से दूर हो जाते हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम बज़ाहिर उनको ज़िंदगी को देखते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग ये महसूस करते हैं कि जितनी गज़ब की उनकी ज़िंदगी रही है, जद्दोजहद से जो इबारत थी उनकी ज़िंदगी, मगर जब वो मेरे अपने घर पर या आगरा रोड की कुछ होटल्स पर हम लोग की मुलाकात होती थी, अफजार अंसारी साहब, मैं हूँ, मुश्ताक भाई है और भी दीगर अहबाब, तो मैं वाकई उनके नज़रियात से, उनकी बातों से मैं बहुत मुतासिर हुआ करता था। और इसका एतराफ़ करना ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमें एतराफ़ करना चाहिए लोगों की खूबियों का, और एतराफ़ करना भी बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज़ सामने आती थी, उनके जो जज्बे थे, बस वो ये चाहते थे कि मैं अभी ये ख्वाब देख रहा हूँ, अगर इस ख्वाब को मुझे पाना है तो इसके ताल्लुक से इस तरह के वसाइल लगेंगे और मुझे इस तरह के वसाइल मतलूब है और मैं इन चीज़ों पर चल कर अपनी इन तमाम चीज़ों को पाना चाहता हूँ। बहुत कुछ समझाया करता था मैं ख़ास तौर पे, और बहुत कुछ समझाया करते थे अफजाल अंसारी साहब कि आपके पास जो फ़न है, आप जो तख्लीकी सलाहियतों से जो मुत्तसिफ हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों को अमली तौर पे किस तरह से बरूए कार ला सकते हो, उसके लिए इन खूबियों की ज़रूरत है। मगर बस वो बोलते हैं ना कि मस्त मौला इंसान, उनको मुस्तकबिल की फिक्र रहा करती थी, लेकिन वो बेहतर जाने और अल्लाह बेहतर जाने कि वो क्या वजूहात थी जिससे हम जैसे करीबी दोस्त भी हम लोग बेखबर रहे। अभी इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी अमवात होती है, बेशक आज वो गए, कल हमारी बारी है, लेकिन चंद ही ऐसे घराने हुआ करते हैं कि जहाँ पे वालिद भी गमगीन है और जहाँ पर जो है तो उनके बच्चे भी गमगीन हैं। ये बहुत बड़ा ऐसा सानिहा है उस घर के लिए, अब्दुल लतीफ़ जाफरी साहब के खानवादे के लिए, कि मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला अब्दुल लतीफ़ जाफरी साहब, उनके बच्चे यासीन वगैरह, उन सभी लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। और मैंने जो तस्करा किया था कि ये अच्छा मौका है, तो यासीन से मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा आपने इस कम उम्री में जो कुछ देखा है वालिद साहब के साथ, जो कसक रह गई आप लोगों की, जो ख्वाब थे आप लोगों के, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप हम सभी लोगों से मिलकर, ये मैं बहुत दावे से और बहुत वादे से कह रहा हूँ, हम सभी लोगों से वक्तन फ़ौक्तन आप राब्ते में रहें और ज़िंदगी जीतने की जो सलाहियतें एक बच्चे के अंदर आज से आना चाहिए, जब ये सलाहियतें नौजवानी में और पुख्ता उम्र में यही सलाहियतें पुख्तगी तक पहुँचेंगी, तो ये मेरा दावा है और इंशाअल्लाह ये मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के भरोसे बहुत वसूख से कह रहा हूँ कि आप वो तमाम ख्वाब की ताबीर को पा लेंगे जो आपके वालिद साहब देखा करते हैं। और यकीन जानिए आपके अंदर वही खून है जो आपके वालिद साहब का खून है, जो आपके दादा का खून है, और बहुत ऐसी खूबियाँ आप लोगों के अंदर जो आपके जैसे बच्चों में, मैं नहीं समझता कि मैंने आप जैसे बच्चों में देखा ऐसी खूबियों को। यासीन को मैंने एक्टिंग करते हुए देखा है, बड़े बच्चों को मैंने देखा है कि ये खूबियाँ आप लोगों को विरसे में मिली हैं। तो बहर का बेटा आप बिल्कुल ये ठीक है, अभी आप रोने का जितना मन करता है आप रो लो, ये गम अंदर ना रह जाए। आप जितना रोने का मन करता है, ये 3 दिन 4 दिन जो कुछ भी चीज़ें हैं, बेशक यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत में ऐसी लचक दी है कि जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा बेटा आपको जो है तो इस पे तसल्ली हो जाएगी, आप सब्र कर लेंगे। और इसी यही नर्म दिल अल्लाह को मतलूब है, फौरी सब्र। तो आप इन सब चीज़ों को समझे बेटा। आपके घर पे आप आज भी आपके जो दादा हैं, दादा के ही अंदर आप अपने वालिद साहब को तलाश करें और आप फ़ख्र महसूस करें कि आप सब बच्चे इतने अजीमुशान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरकैफ इस मौके पर मैं यही कहूँगा, फ़रोग भाई के साथ बहुत सारी हमारी जो यादें वाबस्ता हैं, उनकी अच्छाइयाँ हम बेहतर जानते हैं। समाज से सिर्फ एक शिकायत है कि जैसे ही आपके इंतकाल की खबर हम लोगों को मिली, तो कुछ लोग जो बोलते हैं कि जैसे अक्सर मैं कहता हूँ मंसूर भाई, कि बहुत सारे ऐसे लोग अल्लाह ताला का रजिस्टर अपने हाथ में ले लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। इमरान साहब कि जो भी बातें आपको भी उससे इत्तेफाक हुआ, तो मैंने कम से कम 7 लोगों को पर्सनल पे मैसेज किया कि अल्लाह ताला का काम अल्लाह ताला को करने दे, हमें क्या करना है वो हमको अच्छे से पता है, हम आखिरत में जवाब दें अल्लाह के सामने, आप लोगों आप जैसे खुदाई फौजदारों के सामने नहीं। तो मैं जिस मबहम अंदाज में ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ
ये पढ़ा लिखा तबका है, यकीनन आप लोगों तक मेरे बातों की रसाई हो गई है। अब मैं यही बातें कहकर आप लोगों के साथ बस मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग इस तकलीफ के घड़ी में हम सब आपके साथ में हैं। अल्लाह गफूर रहीम फ़ारूक भाई की मग़फ़िरत फरमाए, करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए और आपको जो तो अल्लाह मकाम अता फरमाए।